हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य वंश को। ठीक है, इन मौर्य वंश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश मगध पर शासन करने वाला एक वंश था। ठीक है, जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बाद आया था। ठीक है, मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मगध की स्थापना किसने की थी, मगध का प्रारंभिक शासक किसको माना जाता है और किस वंश के बाद में जो ये मौर्य वंश है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आप इसको देखिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मगध की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था और बृहद्रथ के बाद में जरासंध राजा बने थे और अंतिम जो शासक था उनका वो रिपुंज था। रिपुंज की हत्या पुलिक के द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद में शुरुआत होती है हर्यक वंश की। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। ठीक है, फिर उनके और भी मतलब राजा बनते हैं, जैसे अजातशत्रु बनता है, उसके बाद फिर उदयन बनता है। ठीक, उसके बाद में आता है फिर शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश और नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। घनानंद को चाणक्य की सहायता से पराजित करके या मार करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब नंद वंश के जो घनानंद थे उनको पराजित करने का कारण था, एक बार चाणक्य जी या कौटिल्य जी जो कि तक्षशिला के प्राचार्य थे, वो उस समय उनके दरबार में थे और घनानंद के द्वारा कौटिल्य का अपमान कर दिया गया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए ही कौटिल्य के द्वारा चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया या राजा के रूप में तैयार किया गया और फिर इन्होंने नंद वंश पे आक्रमण किया और उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अब एक बार मौर्य वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं कि मौर्य वंश की कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं या कौन कौन से जहाँ से प्रमुख क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा इसका टाइम का ध्यान रखिएगा, एक आध बार पूछा हुआ है इसके टाइम को लेकर। ठीक है, देखिए मौर्य वंश 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहता है। ठीक है, अगर आपने बीसी और एडी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जो मैंने हिस्ट्री की सबसे पहली वीडियो अपनी डाली थी उसमें मैंने बताया था कि बीसी बिफोर क्रिस्ट और एडी एना डोमिनी, ईयर ऑफ गॉड कहते हैं। बिफोर क्रिस्ट होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। ठीक है, उन सब के बारे में बताया है। या फिर हिस्ट्री के नोट्स कैसे तैयार करना है ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक, तो देखिए 322 से लेके 185 बीसी तक जो मौर्य वंश है ये शासन करता है मगध पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 से लेके 298 बीसी तक रहते हैं। इसके बाद में है बिंदुसार जो 298 से 269 बीसी तक रहता है और फिर आते हैं अशोक 269 से 232 बीसी तक। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 185 बीसी, तो इनके बाद भी कई सारे राजा बनते हैं। ठीक है, अंतिम राजा इनका होता है बृहद्रथ जो कि 184 से 184-85 तक रहता है। ठीक है, लगभग 184 या 85 तक वो शासन करता है। ठीक है, और उसके बाद में इस वंश का अंत होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में, और इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में और मौर्य वंश की किस प्रकार से सैन्य जो व्यवस्था थी वो, या इनकी जो वस्तुकला थी वो क्या थी, स्थापत्य कला पर किस तरह से काम करते थे, मुद्रा का किस प्रकार से इनका प्रचलन था और क्या काम किस तरह से मतलब उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल हम इसमें सिर्फ देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को और बिंदुसार को। ठीक है, देखिए जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है, उनका नाम बिंबिसार है। ठीक है, और ये बिंदुसार है, तो ये थोड़ा मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं हम चंद्रगुप्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चाणक्य की सहायता से की जाती है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको अलग अलग जो ग्रंथ हैं या अलग जो लेखक हैं उन्होंने इनकी संज्ञा अलग अलग दी है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में या ब्राह्मण परंपरा में इनको शूद्र जाति से बताया जाता है कि ये शूद्र जाति से संबंधित थे। बौद्ध परंपरा या बौद्ध ग्रंथ में इनको क्षत्रिय जाति से बताया जाता है।
ठीक है, कि ये क्षत्रिय जाति से संबंधित थे। अब जो गोरखपुर का ऐसा बताया जाता है कि जो नेपाल का इलाका है वो गोरखपुर के आसपास, मतलब गोरखपुर और नेपाल का जो मतलब मिले हुए जो उनको जो सीमा है, तो उस सीमा के पास में ना एक क्षत्रिय कुल रहा करता था, यानी एक क्षत्रिय परिवार रहा करता था, जिस परिवार में इनका जन्म बताया जाता है बौद्ध परंपरा के अनुसार। ठीक है, और ब्राह्मण के अनुसार इनकी माता को शूद्र जाति में बताया जाता है, इसीलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इनको भी शूद्र जाति का ही बताता है। ठीक है, फिर एक लेखक हैं, इनका नाम है स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार जो इनका उपनाम है वो है पालीब्रोथम। ठीक है, पालीब्रोथम। कई बार किताबों में यह भी वर्णन किया जाता है कि स्ट्रैबो के द्वारा जो पालीब्रोथम है वो इनके राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र उसको पालीब्रोथम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन स्ट्रैबो के अनुसार ही इनको भी पालीब्रोथम के नाम से जाना जाता है, यानी इसकी राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र पर शासन करने वाला क्या कहलाएगा, पाटलिपुत्रक। ठीक है, ये यूनानियों के अनुसार है, उन्होंने इस तरह से इनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अनुसार जो इनका उपनाम है वो क्या है, पालीब्रोथम। ठीक है, जिसको मतलब पाटलिपुत्रक कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। ये मतलब ऐसे कई सारे पॉइंट हैं, एक तो जस्टिन वाला है, मुद्रा राक्षस है, फिर इसके बाद है सर विलियम जॉन्स। ये सभी बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और स्ट्रैबो ने ही सबसे पहले सेंड्रोकोटस, देखिए अभी तो नीचे है मतलब, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग किया था, देखिए सेंड्रोकोटस एक राजा थे, महान राजा थे यूनान की तरफ के। ठीक है, जिनकी तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग या सेंड्रोकोटस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या सेंड्रोकोटस को सबसे पहले जो खोजने का या जानने का प्रयत्न जिसने किया था उसका नाम है स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो के बाद में जस्टिन ने भी सेंड्रोकोटस नाम का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, या सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना एक दूसरे से की थी, उस व्यक्ति का नाम है सर विलियम जॉन्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब अभी तक जैसे सपोज़ कीजिए क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी हैं। ठीक है, तो इनके जाने के बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जो इनके जैसे ही शॉट खेलता है, तो हम उसको क्या उपाधि देते हैं कि ये ठीक धोनी जैसा है, मतलब एक दूसरा धोनी पे आया है हमारी टीम में। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही जो सेंड्रोकोटस था, तो सेंड्रोकोटस एक महान राजा था। ठीक है, तो इसके जैसा ही बताया जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसके जैसा चंद्रगुप्त मौर्य को बताने का काम किसने किया था, सबसे पहले किया था सर विलियम जॉन्स ने। ठीक है, हालांकि सिर्फ सेंड्रोकोटस की जो चर्चा की थी वो की थी स्ट्रैबो और जस्टिन ने, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना सेंड्रोकोटस से नहीं की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में ये दोनों भी थे और तीसरा ऑप्शन ये था, इसके अलावा एक और ऑप्शन था। ठीक है, तो सर विलियम जॉन्स ने सेंड्रोकोटस की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अब आते हैं हम फिर से अपने इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रैबो नाम के जो लेखक हैं इन्होंने उपनाम दिया है पालीब्रोथम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, और या फिर पाटलिपुत्रक। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि किस लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पालीब्रोथम थी। ठीक है, तो वो स्ट्रैबो के अनुसार थी, या फिर इन्हीं के अनुसार ही, स्ट्रैबो के अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या है, तो पालीब्रोथम है। ठीक है, ये राजधानी के रूप में भी प्रयोग होता है इस नाम का, और इनके नाम के रूप में भी प्रयोग होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के रूप में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आते हैं हम जस्टिन पर। ठीक है, जो यूनानी लेखक हैं। अब देखिए जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश का बहुत सारी किताबों में वर्णन है, जैसे कौटिल्य ने जो लिखी अर्थशास्त्र,
उसमें वर्णन है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, उसमें वर्णन है। इसके अलावा जो यहाँ पर हैं जस्टिन, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, इसमें भी वर्णन है। फिर इसके बाद में है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी 9वीं सदी में, एक नाटक है, इसमें भी इनका वर्णन है। ठीक है, लेकिन सभी में वर्णन अलग अलग है। लेकिन अब एक बात बताइए, मतलब वहाँ पर सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? वहाँ पर कौटिल्य जी रहे थे। कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। मेगास्थनीज वहाँ रहा था राजदूत बन के, है ना, एक यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो भी लंबे समय तक वहाँ रहा था। तो इन पुस्तकों में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम बाद में उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे ये जस्टिन नामक है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने बताया है कि इनकी जो सेना है उसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी सैनिक थे। ठीक है, लेकिन इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका जो पुस्तक है या फिर जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसमें इन्होंने सेनाओं के और भी प्रकार बढ़ा दिए हैं। जैसे पैदल सेना कर दिया इन्होंने, घुड़सवारी कर रखी है उसमें, और हाथी सैनिक कर रखा है। हाथी के बाद रथ कर दिया है कि रथ सैनिक भी थे जो रथ पे सवार होकर चलते थे। उसके बाद में कर दिया है कि नाव सैनिक भी थे, मतलब जो नाव पर सवारी करके मतलब जो लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में इनका अलग अलग वर्णन दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद में आते हैं हम मुद्रा राक्षस पे। तो मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त के द्वारा की गई है। 9वीं सदी में इस मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। और मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के बारे में कुछ बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। इसके बाद में सर विलियम जोन्स, जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। ठीक है, सेंड्रोकोटस की चर्चा इससे पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना इससे नहीं की है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सर विलियम जोन्स। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद फिर देखते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चलिए, तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से बता देता हूँ, आपको शायद याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार करने लग गए। ठीक है, और फिर वो पहुँच जाते हैं यूनान के जो राजा हैं सेल्यूकस निकेटर, इनसे इनका युद्ध होता है। और सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में वो पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद में 4 ऐसे राज्य, एक तो काबुल, गंधार, जेड्रोसिया और एक हेरात। ठीक है, काबुल, गंधार, जेड्रोसिया और हेरात, ये 4 राज्यों को आज़ाद कर लेते हैं। ठीक है, आज़ाद करने के बाद में जो सेल्यूकस निकेटर है और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में मित्रता भी हो जाती है। अब मित्रता के बाद क्या होता है कि मित्रता हो गई, तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा, अब चूँकि भारत में ही हाथियों का जो प्रचलन था कि सैनिक के रूप में हाथियों का प्रयोग किया जाएगा, या हाथी जो पाए जाते थे वो भारत में ही पाए जाते थे, तो उसने कहा कि यार शायद इसके पास हाथी ज़्यादा मात्रा में थे, 9,000 हाथी थे, तो उसे लगा कि शायद इसके पास हाथी ज़्यादा मात्रा में थे, इसलिए जीत गया ये। तो उसने क्या कहा कि भाई एक काम करो तुम, मतलब दोस्ती तो हो गई थी इन लोगों में फिर, कि आप मुझे 5,000 हाथी दे दो। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हमारे पास तो वैसे इतने सारे हैं, तुम्हारे लिए थोड़े बहुत जंगल से पकड़ लाएंगे, ले जाओ। तो 5,000 उनको हाथी दे दिया। अब 5,000 हाथी फ्री में नहीं दिया था उन्होंने, उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसके लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और जो पाकिस्तान का पश्चिमी सिंध प्रांत है वो, ये 3 एरिया, मतलब एक तो बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और सिंध प्रांत, पश्चिमी सिंध प्रांत, ये 3 हिस्से और मांग लिए कि 5,000 हाथी ले जाओ, ये 3 हिस्से हमको दे दो। निकेटर ने कहा, सेल्यूकस ने कहा कि ठीक है ये भी ले लो तुम, लेकिन हमें हाथी दे दो। ठीक है, अब चलिए, इतना सब कुछ हो गया, युद्ध हो गया, 4 राज्यों को जीत लिया गया और 3 और क्षेत्रों को वापस, मतलब उनसे ले लिया गया या आज़ाद करवा लिया गया और हाथी दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि यार इतना महान व्यक्ति,
इससे बढ़िया और कहाँ मिलेगा दामाद के रूप में। तो उसने क्या किया, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल का विवाह, जिसको भारत में हेलेना के नाम से जानते हैं, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। अब चंद्रगुप्त मौर्य से करने के बाद में वो इतना मतलब खतरनाक था राजा वो सेल्यूकस निकेटर, तो उसने शादी तो कर दी। शादी करने के बाद उसने क्या करा, अपना एक राजदूत है ना मेगस्थनीज के रूप में, जिसका नाम मेगस्थनीज था, उसको उसने अपनी बेटी के साथ, देखिए ये मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, बेटी के साथ नहीं भेजा था उसने, बाद में भेजा था, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, दहेज के रूप में मेगस्थनीज को भेज दिया कि मेगस्थनीज तुम जाओ वहाँ पे रहो और वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे शासन चलता है, उसकी जानकारी आप हमें दो। तो मेगस्थनीज भारत में रहने लग गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और उसने शासन के दौरान एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। और उसमें उसने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ठीक है, नहीं बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, ठीक है। बिंबिसार एक्चुअली हर्यक वंश का संस्थापक था, इसीलिए उसको वो बार बार याद आ रहा है, ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, और इसके पूरे जो शासन में जो भी इसके राजा रहे हैं 185 BC तक, वहाँ तक के सभी राजाओं का वो वर्णन करता है इंडिका नामक पुस्तक में। और एक संदेश भी भिजवाता है वो निकेटर के पास, सेल्यूकस निकेटर के पास, कि साहब इनके पास बहुत बड़ी सेना है, मतलब 6 लाख तो उसमें पैदल सैनिक हैं, जो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया है, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार है, 9,000 तो हाथी है। आपको तो सिर्फ 5 ही हज़ार दिया है इसने, उससे तो कहीं ज़्यादा इसके पास सिर्फ हाथी हैं, ठीक है। तो अब आप इन पर युद्ध करने की ना सोचो कहीं से कहीं तक, ठीक है। जो संबंध आपने इनसे बना लिए हैं वही बना के रखो, और संबंध बनाने में ही फ़ायदा है, ठीक है। तो उनको बोला क्या सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगस्थनीज को कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ वापस, कि नहीं मैं यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हूँ, मैं यहीं रहूँगा। और वो भारत में रहकर ही उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और भारत में जो भी मतलब मौर्य वंश में जो भी शासनकाल में जो प्रक्रियाएं चल रही थी, उनका बहुत ही विस्तृत वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है, ठीक है। अब चूँकि इतने ये बलशाली थे, इतने ज़्यादा मात्रा में इनके सैनिक थे, तो इन्होंने देखिए, अब ये सब तो आप देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमोत्तर भारत को आज़ाद कर दिया, जिससे उसने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत पश्चिमी क्षेत्र को मतलब आज़ाद कर दिया था। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था या दोस्ती हो गई, जिसमें उन्होंने 500 है, हाँ सिर्फ माफ़ कीजिएगा, मैंने 5,000 हाथी बोले थे, सिर्फ 500 हाथी, ठीक है, ये क्षमा कर देना भाई, ठीक है। सिर्फ 500 हाथी उसको गिफ्ट में मिला था, किसको, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सिर्फ 500 हाथी दिए गए थे, और उनके पास हाथी की सेना कितनी थी, 9,000 की थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। 500 हाथी दे दिया गया, और हाथी देने के बाद में मतलब जब दोस्ती वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा, फिर अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दी, हेलेना या कार्डिनल, इसकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से। विवाह के बाद में तब वहाँ पर मेगस्थनीज आया था। अब देखिए, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं क्वेश्चन बनता है इस तरीके का कि इनके वैवाहिक संबंध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध के बारे में सबसे मतलब एकमात्र व्यक्ति जिसने उल्लेख किया है एप्पियानस, ठीक है। वैवाहिक संबंध का उल्लेख केवल एप्पियानस ने किया है, ठीक है। देखिए, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन में देखा था एप्पियानस, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ नोट कर दिया है। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका वर्णन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध का जो इनका उल्लेख है वो मिलता है केवल एप्पियानस के द्वारा किया गया है, वैवाहिक संबंध का उल्लेख, ठीक है, जो कार्डिनल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होता है, ठीक है। फिर मेगस्थनीज आता है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें इनके द्वारा किए गए शासन का या प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है, और यही सब सर्वमान्य भी है, क्योंकि कौटिल्य भी इनके शासन में थे और मेगस्थनीज भी इनके शासन में था, ठीक है। इसके बाद में है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, गंधार, हेरात और जैड्रोसिया, इन तीनों को आज़ाद कराया था। ये मैंने आपको कहानी के रूप में बताया अभी, ठीक है। और आज़ाद कराने के बाद में इसने मतलब चारों दिशाओं की बात करें, ठीक है,
तो उत्तर में हिंदू कुश, पूरब में मगध, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र। ठीक है, अगर जैसे अभी मैंने ये 4 आपको राज्य बताए, इनके अलावा अगर पता नहीं आप कौन सी बुक पढ़ते होंगे, ये मैंने जो डाटा यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लिखा है ये किरण का है और महेश बड़वाल का है। ठीक, लेकिन अगर आप किसी किताब में देखते हैं कि सबसे उत्तर में कश्मीर मिलेगा आपको, नीचे में आपको कर्नाटक ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पश्चिमी कर्नाटक लिखा हुआ मिलेगा। आप जब इधर देखेंगे पूरब में तो आपको असम मिल सकता है, यहाँ पर आप लोगों को बंगाल मिल सकता है पूरब में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ईरान मिल सकता है। ठीक है, तो वो डाटा भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, जो ये महेश बड़वाल की किताब से लिखा गया डाटा है, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चारों दिशाओं में इसका साम्राज्य फैल गया, पूरे भारतवर्ष में फैल गया, इसीलिए इसको प्रथम केंद्रीय शासक कहा जाता है। ठीक है, पहला केंद्रीय शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने पूरे भारतवर्ष पर ही राज किया था। ठीक, इसके बाद में देखते हैं हम इनके धर्म से संबंध के बारे में, कि इन्होंने भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, देखिए एक तो है भद्रबाहु और एक है स्थूल भद्र, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल भद्र। जैन धर्म में 2 परंपरा हैं। ठीक है, एक तो हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनके प्रमुख अर्थात दिगंबर के प्रमुख कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, उनके जो प्रमुख हैं वो हैं स्थूल भद्र। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्थूल भद्र। ये किसके हैं? ये तो हैं श्वेतांबर के प्रमुख और ये हैं भद्रबाहु दिगंबर के प्रमुख। ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं या कपड़े पहनते हैं धोती के रूप में, और जो ये है भद्रबाहु, इनके जो अनुयायी हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक, तो इनके सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु होती है वो भी जैन धर्म के जो संथारा विधि है उसी के कारण होती है, वो तो हम अंत में देखेंगे। तो इन्होंने जैन धर्म अपनाया किसकी सहायता से? भद्रबाहु की सहायता से। इनके जो गवर्नर थे उनका नाम है पुष्यगुप्त। ठीक है, गवर्नर कौन थे इनके? पुष्यगुप्त इनके गवर्नर हैं। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किस समय पे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई गई थी वो करवाई गई थी रुद्रदामन द्वितीय व स्कंदगुप्त के द्वारा। ठीक है, पुष्यमित्र कौन? पुष्यमित्र नहीं, पुष्यमित्र तो हम आगे पढ़ेंगे। ये है पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त ये कौन है? गवर्नर हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन द्वितीय व स्कंदगुप्त के द्वारा। 2 व्यक्तियों ने इसकी मरम्मत करवाई है। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख बातों को देख लेते हैं कि इनके यहाँ पर जो बड़ा अधिकारी होता था उसको किस नाम से जानते थे। जैसे कि हमारे यहाँ किसी भी विभाग का जो बड़ा अधिकारी है ना, जैसे पुलिस का मतलब IPS है ना, या IAS या जिलाधिकारी, तो ये अपने आप में सबसे बड़े पद होते हैं, है ना। मतलब किसी भी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पद होगा वो इनके यहाँ क्या कहलाता था? सबसे बड़े अधिकारी को ये तीर्थ कहते थे, महापात्र कहते थे या अमात्य कहते थे। ठीक है, 3 नामों से जानते हैं कि मौर्य वंश के जो सबसे बड़े अधिकारियों को किस नाम की संज्ञा दी जाती है या किस नाम से बुलाया जाता था। तो अमात्य, तीर्थ या फिर महापात्र। ठीक है, ये रहा तीर्थ, महापात्र और अमात्य। ठीक है, इन सबसे बड़े अधिकारियों की संख्या कितनी थी? मात्र 18। ठीक है, मात्र 18 इनकी संख्या थी। इनके जो बड़े अधिकारी थे उनको इन 3 नामों से जाना जाता था। ये 3 मतलब एक ही नाम है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम
अगला पॉइंट जो है, पुलिस विभाग का प्रधान कौन होता था? तो पुलिस विभाग का प्रधान होता था दंडपाल। दंडपाल का संबंध किससे है? पुलिस विभाग से है। जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको दंडपाल कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो गुप्तचर हैं इनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक है, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष कौन थे? इनके शासनकाल में गुप्तचर थे। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से कब जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, इसके बाद में किसानों के बारे में पढ़ेंगे और फिर है इनकी मृत्यु। ठीक है, तो अब कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको किस नाम से जानते थे? तो तीर्थ के नाम से, या महापात्र के नाम से, या अमात्या के नाम से। ठीक है, इसके बाद में है कि गुप्तचरों को किस नाम से जानते थे? तो गूढ़ पुरुष के नाम से। जो दंडपाल था वो किस विभाग से संबंधित था? तो पुलिस विभाग से संबंधित था। फिर इनके समय में जो टैक्सेशन था, जो कर वसूली का काम था, वो बहुत मतलब ज़्यादा अत्याचार नहीं किया जाता था। ठीक है, 1/4 यानी कि आपकी जो भी उपज होगी उसका 1/4 हिस्सा आप राज्य को सौंप देंगे। ठीक है, या किन्हीं कारणों से अगर आपकी उपज कम हुई है या अगर आप गरीब हैं तो आप 1/6 हिस्सा यानी जो भी आपकी उपज हुई है उसका 6ठा हिस्सा आप राज्य को सौंप देंगे। ठीक है, ये किसानों पर लगाया गया कर था। ठीक है, उसके बाद में इनकी मृत्यु के बारे में है कि इनकी मृत्यु जो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला है वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, और जैन विधि संथारा के अनुसार जहाँ पर अपने शरीर को स्वतः त्यागा जाता है। ठीक है, तो किस विधि से इनकी मृत्यु हुई थी? जैन विधि संथारा के अनुसार इनकी मृत्यु हो गई थी कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जैन विधि संथारा से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे। इसके बाद में देखते हैं हम बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ नामों की चर्चा की है, बाकी इनको और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में इनको ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। ठीक है, और बिंदुसार के भी बहुत सारे पुत्र होंगे। लाइक ऐसे कुछ बताया जाता है 100 या 100 से अधिक इनके पुत्र हैं, जिनमें से एक अशोक ये राजा बनेंगे, अगले राजा बनेंगे, जिसको हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो अभी इसको देख लेते हैं बिंदुसार। तो संस्कृत में बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, इसके बाद में है यूनानी ग्रंथ में इसको किस नाम से जानते हैं बिंदुसार को? तो यूनानी ग्रंथ में जानते हैं इसको अमित्र केटस के नाम से। इसके बाद जैन ग्रंथ में इसको किस नाम से जानते हैं? तो सिंहसेन के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में किस नाम से जानते हैं इसको? तो वायु पुराण में इसको मद्रसार के नाम से जानते हैं। ठीक है, संस्कृत में अमित्रघात, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, यूनानी ग्रंथ में अमित्रकेटस और वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो व्यक्ति थे राजा बिंदुसार, ये आजीविका संप्रदाय से संबंधित थे। आजीविका संप्रदाय मतलब एक ऐसा धर्म जो भाग्य को मानता हो, मतलब भाग्य पर निर्भर हो, है ना। भाग्य को सब कुछ मानता हो, भाग्य को ही भगवान मानता हो कि जिसका भाग्य ठीक है वो ठीक है ना। भाग्य को प्रमुख मानने वाला आजीविका संप्रदाय था। ठीक है, कभी भी लक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये लोग लक को सबसे ज़्यादा मानते थे। कौन? आजीविका संप्रदाय के लोग। लक होता है ना, लक को ही तो बोलते हैं भाग्य। ठीक है, भाग्य को मानने वाले, लक को मानने वाले हमेशा विफल रहते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभी उनको सफलता मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ विफल रहते हैं। भाग्य पर डिपेंड ना होकर मेहनत पर डिपेंड होना चाहिए हमेशा, इसीलिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो बिंदुसार आजीविका संप्रदाय से संबंधित थे। अब इन्होंने आजीविका संप्रदाय कैसे अडॉप्ट किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम है पिंगलवास। पिंगलवास, ये पिंगलवास व्यक्ति क्या करता था? भविष्यवाणी करता था। ठीक है, और अक्सर उस समय पे ना मतलब इस तरह की चीज़ों पर विश्वास कर लिया करते थे राजा।
तो भविष्यवाणी करता था और ये पिंगलवास मतलब मानता था किसे, आजीविका संप्रदाय को। तो इसी के कहने के कारण या इसी के मतलब ये मानने के कारण आजीविका संप्रदाय को बिंदुसार ने भी मान लिया। ठीक है, बिंदुसार के समय में रहता था पिंगलवास, जो कि आजीविका संप्रदाय को मानता था या आजीविका धर्म से संबंधित था, जिसका अर्थ होता है भाग्य को मानने वाला या भाग्य को भगवान मानने वाले लोग आजीविका संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम कुछ अगले पॉइंट को। देखिए, 500 व्यक्तियों की एक परिषद होती थी, मंत्री परिषद, जैसे हमारे यहाँ 550 के लगभग बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, 552 या हाँ, अब तो एग्लो इंडियन ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, तो 500 के लगभग नहीं, 500 व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद थी। इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे खल्लाटक। ठीक है, खल्लाटक, ये टय है, खल्लाटक। ठीक, 500 व्यक्तियों की जो मंत्री परिषद थी, इसका प्रमुख कौन था, खल्लाटक। एक बार ये बिंदुसार, इन्होंने सीरिया के जो शासक हैं एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस से इन्होंने क्या मंगाया था, शराब मंगाई थी, सूखी अंजीर मंगाई थी, और मंगाया था क्या, दार्शनिक। ठीक है, जिसको सोफिस्ट बोलते हैं। सोफिस्ट बोलते हैं किस भाषा में, सीरिया की भाषा में। हमारे यहाँ पे दार्शनिक बोलते हैं। तो उन्होंने क्या मंगाया था, देखिए अब ये कहीं पर आपको मिलेगा अंगूरी या अंगूर मदिरा। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर या सूखा अंजीर, एक ही बात है, अंजीर मंगाया था, और एक मंगाया था दार्शनिक। तो जो एंटियोकस थे, इन्होंने सोफिस्ट नहीं भेजा था। सोफिस्ट वहाँ के अनुसार कोई धार्मिक या मतलब जो राज्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है दूसरों को देना, तो ऐसा कुछ माना जाता है, इसीलिए इन्होंने इसको नहीं भेजा था। लेकिन मीठी मदिरा यानी शराब, अल्कोहल भेज दिया था, अंजीर भेज दिया था। और एक बार मतलब जिन दो लोगों के बीच में मदिरा का आदान प्रदान हो जाए, वहाँ पर दोस्ती मतलब समझ लो सबसे बढ़िया दोस्ती होती है। ठीक है, तो एक जब यहाँ से मीठी मदिरा आ गई, अंजीर आ गया, इन लोगों के बीच में दोस्ती हो गई। अब इन लोगों के बाद जब बीच दोस्ती हो गई, तो दोस्ती के बाद क्या करा था, जो यहाँ का राजा था एंटियोकस, इसने अपना राजदूत, कि अब आपको कभी भी मदिरा मंगाना हो, कभी भी अंजीर मंगाना हो या कुछ भी मंगाना हो, आप हमें लेटर मत भेजिए, हमारा राजदूत आपके पास रहेगा, आप इसे बताइए, ये हमें बताएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, अपना एक राजदूत डायमेकस, ठीक है, डायमेकस को इसके यहाँ पर भेज दिया। तो डायमेकस कहाँ का राजदूत था, सीरिया का राजदूत था, जो एंटियोकस के द्वारा भारत में भेजा गया था। और ये किसके समय में आया था, ये आया था बिंदुसार के समय में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था, वो आया था मेगस्थनीज। ठीक है, जो किसका था, वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो डायमेकस किसका था, ये था सीरिया का, और वो किसका था, मेगस्थनीज यूनानी। ठीक है, और फिर अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है 273 में। अब आप लोग देखेंगे, कन्फ्यूज़न तो होगा जैसे आप ध्यान से पढ़ोगे कि यहाँ 273 है और यहाँ 269 है। ठीक है, तो देखिए 273 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके मृत्यु के बाद शुरू होता है फिर सिंहासन का युद्ध इनके 100 से अधिक पुत्रों के बीच में, जिसमें विजयी होते हैं कौन, अशोक। ठीक है, और ये युद्ध चलता है लगभग 4 साल। ठीक है, तो इसीलिए अब 4 साल तक कोई राजा बना नहीं था। ठीक, तो जो भी राजपाट चल रहा था वो इन्हीं के अनुरूप चल रहा था। हालांकि ये मर चुके थे, लेकिन जो भी मतलब एक नियम, जब तक आप कोई सिंहासन पर नहीं बैठेगा तब तक तो उन्हीं का नाम चलेगा कि उन्हीं के नाम से शासन चल रहा है। ठीक है, तो बिंदुसार के नाम पर ही शासन चलता रहा कब तक, 269 BC तक, 269 BC तक। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी अब से 4 साल पहले, यानी यहाँ से 4 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। 4 साल तक इनके जो पुत्र थे उन लोगों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध चला, और उत्तराधिकारी के युद्ध में अंततः जीते कौन, अशोक। अब
क्या हुआ, देखिए ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ इन लोगों के बीच में, उसमें अशोक कैसे जीता था। एक सुसीम नाम का लड़का था, मतलब लड़का क्या था, वो अशोक का भाई ही था, ठीक है, लेकिन अशोक अलग माता के थे और सुसीम अलग माता का था, ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य और भी भाई थे जिनके बीच में युद्ध हुआ और अंततः जो है कौन जीते थे, अशोक। तो इन सभी के बारे में स्टोरी वाइज जो भी मतलब बातें होंगी या जो भी प्रशासनिक इनके काम होंगे, अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख हैं उनके बारे में, अशोक स्तंभ के बारे में और XYZ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अशोक से संबंधित, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने देखा, और पूरा देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्किप करके देखते हैं, ऐसे स्किप मत किया करो, ठीक है, पूरा देखा करो, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।